अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ हैं हाफिज़ नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है और लाहौर का तकरीबन 34 से 36 और कराची का 38 तक पहुंचने का इम्कान है। इसके मुताबिक मैंने ये अंदाज़ा लगाया सुबह रुशना कि इस्लामाबाद सबसे गर्म चल रहा है आज। उसकी न जाने क्या वजह है, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, स्टे हाइड्रेटेड, और उसके अलावा धूप से बचें, ज़रा जो है ना गर्मी का ख्याल करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। कि इस्लामाबाद में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह यूजुअली जब मैं आती हूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा होता है, खुशगवार होता है, लेकिन आज पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सुबह जब मैं बात कर रही थी अपनी अम्मी से तो उन्होंने कहा कि आज तो लग नहीं रहा कि हम इस्लामाबाद में हैं, ऐसा लग रहा है हम कहीं कराची में बैठे हैं या किसी बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में बैठे हैं। लेकिन कराची में दर्जा हरारत हमारी निस्बत बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतर है बिल्कुल। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर बैठें जहाँ पर आपको गर्मी कम लगे, या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप जो है वो महफूज भी रह सकें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल। और मौसम की अपडेट हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं आज के दिन के हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, आज है 21 जून और 21 जून दो तीन लिहाज से अहम है, वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जब जिक्र करते हैं, अक्सर पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से आपको बताया जाता है कि हर वॉक ऑफ लाइफ जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा किया उनका हम जिक्र करते हैं, चाहे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो। लेकिन एक आज ऐसी शख्सियत का हम लोग जिक्र करने लगे हैं जो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम कंट्रीज़ की भी वाहिद इस वक्त तक की प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप लोग बिल्कुल सही अभी तक पहचान गए होंगे, यही उनकी जो है वो पॉपअप हो कि सबसे अहम पर्सनालिटी सामने आती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी पहचान, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। और हम बात कर रहे हैं जी बिल्कुल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। आज उनका जन्मदिन है और आज उनके चाहने वाले सालगिरह मना रहे हैं और दिन भर यही तकारीब चलती रहेंगी। और आप कुछ ऐड करना चाहें मोहतरमा की पर्सनालिटी के हवाले से या कुछ? मैं अगर उनको देखती हूँ तो बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी थी उनकी, हमारे साथ नहीं है लेकिन स्टिल देखें, अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें या उनके जलसों की वीडियोस देखें या कुछ भी जितनी भी उनकी तकारीब की वीडियोस देखें तो वो बड़ी एक वेल मॉडिफाइड सी खातून थी और उनको देख के लोगों को बहुत सारी इंस्पिरेशन भी मिलती थी। ख़वातीन स्पेशली उनकी ड्रेसिंग से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती थी क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त थी। और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, फरहाना खान की रिपोर्ट है, देखते हैं। चलिए। चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर भुट्टो की सियासी तरबियत उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने की, जो लड़कपन से ही अपने बाबा के साथ हर नाजुक मोड़ पर नजर आईं। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी जाननशीन साबित किया और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 1988 में पहली बार और 1993 में दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 1987 में आसिफ अली जरदारी से शादी के बाद उनकी इज़्दवाजी जिंदगी का आगाज हुआ और उन्होंने कामयाब सियासतदान के साथ साथ एक जिम्मेदार माँ और वफाशार बीवी का भी हक अदा किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती थी और उन्होंने हमेशा आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात किए। अवाम से मोहब्बत उनकी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। यही वजह है कि उनकी जिंदगी को लाहक तमाम तर खतरात के बावजूद 2007 में वतन वापस आईं। उसी रात उनके इस्तकबाली जुलूस पर खुदकुश हमला हुआ, मगर अगले ही लम्हे वो फिर अपने कारकुनों के दरमियान थी। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क और कौम के लिए मजीद बहुत कुछ करने की ख्वाहां थी, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में अवामी जलसे से खिताब के बाद वापसी पर उन्हें शहीद कर दिया गया। भरपूर जोश और खरोश से अवाम के नारों का जवाब देते हुए अजीम लीडर दिलों में अमर हो गई। और मोहतरमा के हवाले से बहुत सारे नगमे हम लोगों ने सुने, लेकिन मुझे एक फ़िक्रा बहुत ही अच्छा लगता है तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जुल्म की जंजीरें तोड़ने, मजलूमों से रिश्ते जोड़ने, दुख के दरियाओं से गुजर के अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी, जान की नज़र चढ़ाई। बहुत खूबसूरत। और ये यकीनी तौर पर माशी लिहाज से भी उनकी एक विज़न जो था, पॉलिटिकल वाइजनेस जो थी, उसका बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं ख़वातीनो हज़रात हिमालयाई ग्लेशियर्स के हवाले से। बिल्कुल, जैसे हम गर्मी की बात कर रहे थे, बढ़ते हुए जो है टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो इस हवाले से हिमालयाई ग्लेशियर्स के बारे में भी बात करेंगे कि वो तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली की वजह से पहले भी कहीं ज़्यादा
तेज़ी से पिघल रहे थे, लेकिन अब उनकी जो पिघलने की शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जो कि गैर मुतवक्का आफात से भी दो चार कर रहे हैं हमें। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिहाई के मुकाबले 2011 से 2020 तक ग्लेशियर्स 65% तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो कि माहौल के लिए भी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत सारा ख्याल रखने की हमें ज़रूरत है। जिस तरीके से हम आपको पहले भी बताते रहे कि अंटार्कटिका से भी गर्मी की वजह से इन्वायरमेंट को ग्लोबल वार्मिंग का जो शिकार है हम लोग, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी वहाँ से टूट रहा है, जो ओशंस में पानी के इजाफे का ख़दशा भी बन रहा है। साथ साथ टेक्नोलॉजी की दौड़ है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में सभी आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए गूगल ने भी अपना नया फ़ीचर मुतारिफ़ करवा दिया है। और ये फ़ीचर क्या करेगा, इसकी नई खसूसियात ये हैं कि इसको इमर्सिव व्यू का नाम दिया गया है, और ये फ़िलहाल किसी जगह का 3D मंजर पेश करता है और आपको वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि इस मकाम पर क्या हो रहा है। चाहे आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखना चाहते हों या मौसम की सूरत हाल देखना चाहते हों, या आपको वहाँ का बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरव्यू देगा। जिस तरीके से आप लोग इसका डेमो इस वक्त देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो आप लोग भी आज जाएँ और गूगल को ज़रा खंगालें। अगर अपडेट नहीं है आपके गूगल तो उनको अपडेट करें, आपके भी ये फ़ीचर ऐड हो गया होगा अभी तक। बहुत आसानी भी इस फीचर से हो जाएगी, क्योंकि अब हमें पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कितनी है एक जगह पे। और देखें 3D व्यू जब एक जगह का मिलता है तो मेरे ख्याल से एक वाह वाह वाली सिचुएशन भी हो जाती है लोगों के लिए। टेक्नोलॉजी की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ देखें जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो जो दरियाफ्तें होती हैं वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और इस वक्त हम आपके साथ एक बड़ी ही मज़ेदार सी न्यूज़ शामिल करने वाले हैं, वो ये है वो डायनासॉर्स के बारे में है। डायनासॉर्स के बारे में ये खबर है जी कि बरतानिया में एक डायनासॉर की नई नस्ल जो है वो दरियाफ्त हुई है, और इससे कबल इसकी बाकियात के बारे में मालूमात नहीं थी। ये बख्तरबंद या जिस्म पर ढालनुमा खोल वाले डायनासोर की पहली नस्ल है, जिसकी बाकियात 1865 यानी 1865 के बाद से जजीरे पर पाई गई है, और इसके ताल्लुक जो है वो एंक्लोसारस ख़ानदान से है। तो देखें और भी चीज़ें जो है वो दरियाफ्त होती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी है, और जो पुरानी चीज़ें हैं, ये जो हमारी ओल्ड एज सही बात है। क्या पता दोबारा से अफजाइश शुरू हो ही जाए इनकी भी, डायनासोर की, और फिर हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। वरना तो आपको ये अम्यूज़मेंट पार्क और इस तरह की जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ में ही देखने को मिल रहा है फिलहाल तक। अच्छा, टेक्नोलॉजी का जहाँ पर जिक्र करें तो चीन ने एक बहुत ही एडवांस और अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी जो है उसमें इजाफा किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चीन ने क्या किया है कि अब आप लोगों के पास मोबाइल बैंकिंग की भी सहूलत मौजूद है, आप लोग ATM कार्ड के थ्रू पैसे ले सकते हैं, बिटकॉइंस आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीकाकार ये बताया कि आपके पाम यानी कि आपके हाथ की हथेली के थ्रू आप कहीं पर भी डिटेक्ट करके अपनी जो है वो कैश दे सकते हैं, पैसों का फ्लो जो है वो हो सकता है, और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसकी अदायगी कर सकते हैं। और ये अदायगी का तरीका सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, जिस तरीके से बारकोड स्कैनर होता है वो आपकी हथेली को स्कैन करेगा और आपकी पेमेंट जो है जितनी आपने करनी होगी वो आपकी पेमेंट ऑलरेडी कट जाएगी। आपके बैंक अकाउंट ऑब्वियसली किसी के साथ ये अटैचमेंट होगी और उसी की वजह से वो डिटेक्ट कर लेगा। जिस तरीके से ATM का कोड डिटेक्ट होता है और वो डायरेक्टली आपके बैंक के साथ अटैच होता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, इसी तरीके से आपकी हथेली जो है वो भी आपका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा चल रहा है। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने साथ वॉलेट लेकर, बेहतरीन सहूलत है। अक्सर ही हम जल्दी में निकलते हुए अपना वॉलेट घर भूल जाते हैं, कार्ड्स घर भूल जाते हैं, पैसे घर भूल जाते हैं, तो अब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आसान हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम इजी वे में देखें तो मतलब इस पे हल्की सी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको ना बैंक्स में जाना पड़ता है। लाइक बैंक में थंब इम्प्रेशन तो होता है, थंब जो है वो आप करके ATM कार्ड के बगैर भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको हर शॉप्स पे ये ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही बात है। बहुत खूबसूरत बात है। और इसके साथ जो अब जो हमारे पास खबर है वो थोड़ी सी अफसोसनाक भी है, क्योंकि इसमें जो है वो एक अदद हमें अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बताया गया है। टाइटैनिक के मलबे की सियाहत के लिए जाने वाले आबदोज़ जो थी वो मशरक़ी कनाडा के साहिल से लापता हो चुकी है, और जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बूस्टन में अमरीकी कोस्ट गार्ड के लेफ्टिनेंट जॉर्डन ने बताया है कि न्यू फाउंडलैंड के साहिल पर आबदोज़ की तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जो है इनको तकरीबन 4 से 5 दिन का वक्त जो है वो दरकार है। 1 घंटा 45 मिनट बाद ही आबदोज़ से जो है इनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। कहते हैं कि 70 से 96 घंटे, यानी वही बात है कि 4 से 5 दिन का वक्त जो है वो इनको रिक्वायर्ड है ताकि सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा सके। और दूसरी बात इसमें जो परेशान कुन है वो ये है कि इलाका काफ़ी दूर दराज है और इसलिए उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें हाँ बिल्कुल ये भी खबर की है कि 5 अफराद इसमें
सवार हैं और 5 अफराद के ही सवार होने की जगह थी, लेकिन इसमें 2 पाकिस्तानी भी सवार हैं और इसके साथ साथ एक बरतानवी अरबपति भी। और मेरा ख्याल है कि ये सैर सयाहत जिस तरीके से वहाँ पर मेंशन भी है, तो ये मलबा देखने के लिए वो सबमरीन के थ्रू गए होंगे, लेकिन सबमरीन से जल्दी राब्ता हो जाए, ये नेक ख्वाहिशात का हम लोग इजहार करते हैं। अब जिक्र करते हैं कुछ स्पोर्ट्स की स्टोरीज भी हम लोग शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, और स्पोर्ट्स के हवाले से अब बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक जो होती है उसमें व्हील चेयर के इस्तेमाल करने वाले अफराद की मदद के लिए फंड रेजिंग की गर्ज से बुलंद तरीन चोटी जो है वो सर कर ली गई है। और पैरा ओलंपियन मिकी बिश्रेल जो हैं उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और उनका कहना है कि ये कामयाबी गोल्ड मेडल जीतने से बड़ी महसूस होती है। और दोनों टांगों से महरूम बिश्रेल ने 1334 फीट पहाड़ी पर चढ़ने के लिए अपनी हैवी किस्म की जो है ना वो व्हील चेयर उसका इस्तेमाल किया है और वो अलग रखी, जिसमें 5 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। और ये चैलेंज से पहले जो है उन्होंने कहा कि ये टांगों वालों के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाथों के लिए ये बहुत ही सख्त और मुख्तलिफ मामला है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया है और जो कि बहुत अच्छी खबर है। यस डेफिनेटली ये इनकरेजमेंट हमें भी करनी चाहिए और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए वो एग्जाम्पल भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको बहुत मदद मिलती है जब वो ऐसी चीज़ सुनते हैं। उनके लिए ये हल्का सा भी पुश जो है ना उनके जैसे जो अफराद हैं उनकी तरफ से कुछ किया गया हो और वो जब उन तक खबर पहुंचती है तो उनको बहुत हौसला मिलता है। और देखिए नजम, ये इस बात को भी प्रूव करता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल का वर्ड है, ऐसे लोग जो हैं वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन के वो ये फ़िक्रा जो है वो बिल्कुल हमें साबित कर देते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी जा सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की भी बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो खबर मेरे पास है वो मेरे और आपके लिए बड़ी अलार्मिंग है। मुझे लगता है कि मैं और आप बड़ी जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं, क्योंकि जहानत और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो यूँ लगता है कि जैसे दुनिया ही बदल के रह गई है। और अब रेडियो स्टेशन में जो है मसनूई जहानत के ज़रिए दुनिया का पहला डीजे जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। पोर्टलैंड के रेडियो ने ऐलान किया है कि रेडियो डीजे जो है वो जीपीटी टेक्नोलॉजी की मदद से मुतारिफ़ करवाया गया है और जो अब हमारे सुनने वालों को मज़ीद बेहतर अंदाज में नशरियात पेश करेगा। पूरी पार्टी जो है अब विदाउट डीजे हो सकती है। डीजेस बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, इसलिए ये एआई का बहुत अच्छा फीचर है। अब मैं आपने चूंकि म्यूज़िक से रिलेटेड खबर शेयर की, तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि 21 जून वर्ल्ड म्यूज़िक डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और म्यूज़िक की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिन पर बात की जाए तो ख़त्म नहीं होंगे। उसमें क्लासिकल, रॉक, बैंड म्यूज़िक, जेंजी कल्चर, ईडीएम, इसके अलावा बहुत सारी और ब्रांचेस हैं। फिर अगर उनको सब कैटेगराइज कर लिया जाए तो सॉन्ग्स और लिरिक्स फॉर्म में जब हम जाते हैं तो गज़ल हमारे पास आ जाती है, हमारे पास कवाली आ जाती है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे गीत आ जाते हैं जिनका जिक्र किया जाता है। तो इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारा म्यूज़िक है। इसी के ऊपर हमारे पास आज एक रिपोर्ट है, वो आप देखें। मौसीकी को रूह की ग़ज़ा कहा जाता है। सुर संगीत कायनात की ऐसी सच्चाई है जो हर शख्स पर असर रखती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 दहाइयों में फ़न मौसीकी, खासकर गज़ल गायकी ने जो तरक्की की, वो मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेशबहा खजाना है। मुख्तार बेगम, मलका मौसीकी, रोशन आरा बेगम, मलका पुखराज, फरीदा खानम, इकबाल बानो, उस्ताद गुलाम अली और अमानत अली खान जैसे गुलकारों ने गज़ल गायकी को भामे अरूज तक पहुँचाया। मेहदी हसन ने पाकिस्तान में मौसीकी का दामन बेशबहा गीतों और गजलों से भर दिया। मलका तरन्नम नूर जहां ने मौसीकी के उफक पर अनमिट नकूश छोड़े। तरन्नम नाज, सरैया खानम, अजरा जहां और नसीबो लाल ने नूर जहां के अंदाज को कॉपी किया, जबकि रूना लैला और महनाज ने भी इस फन की खिदमत की। नहीद अख्तर ने भी मुनफरिद अंदाज से मौसीकी में शोहरत हासिल की। ए नैयर, मसूद राना, अहमद रुश्ती, परवेज मेहंदी, गुलाम अब्बास और हमद अली जैसे गुलकारों ने अपने अपने अंदाज में फन मौसीकी की खिदमत की। कंट्री का एक डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट म्यूजिक होता है और डिफरेंट जॉनर्स में गाते हैं डिफरेंट सिंगर्स। इसी तरह पाकिस्तान में फोक म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल, पंजाबी, डिफरेंट जॉनर्स हैं। मोहम्मद अली शेखी और आलमगीर ने पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक भी मुतारिफ करवाया, जबकि सजाद अली, नाजिया हसन और जुहेब हसन ने मुनफरिद अंदाज अपनाकर नौजवान नस्ल में मकबूलियत हासिल की। नुसरत फतेह अली खान ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के हसीन इम्तिजाज से फन गायकी को नई जेतों से रोशनास करवाया। अदील बरकी, अली जफर और आतिफ असलम जैसे गुलकारों ने अपनी मदद आप के तहत मौसीकी से शनासाई हासिल की। पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी गायक घरानों तक महदूद नहीं, फोक, पॉप और दूसरी असनाफ की तरह क्लासिकल मौसीकी को पसंद करने वालों की तादाद में बेहद इजाफा हो रहा है।
ये जो इतने सारे आपने नाम सुने और मौसीकी के हवाले से आज के आलमी दिन के ऊपर रिपोर्ट देखी, ये वरदा सलीम की रिपोर्ट थी और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में मौसीकी की दुनिया को पाकिस्तान में ज़िंदा रखा और इस वक्त बहुत सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इसको संभाले हुए हैं। तो आज मौसीकी का दिन है, आप लोग मौसीकी सुनते जाएं और सर धुनते जाएं, खूब म्यूज़िक सुने और इस दिन को खूब एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अमेरिका का, जहां पर साइंसदानों ने एक और कारनामा किया है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जहां पर हवा में नमी का तनासुब जो है कम होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30% होता है सहरा में या इस किस्म की बहुत सारी और जो लोकेशंस है वहाँ पर। हाइड्रोजेल बनाया गया है ये, और इस हाइड्रोजेल से बना रबर ये मवाद सहरा जैसी जगहों पर जहाँ पर हवा की जो वो नमी में तनासुब है वो 30% होता है, उसके आबी बुखारात जज्ब कर सकता है और ये जेल में मजजूब होने के बाद पानी को गर्म किया जा सकता है और कंडेंस किया जा सकता है। इसके अलावा इंतहाई शफ़ाफ पानी के तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है। मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन ने ये जज्ब करने की इनकलाबी सलाहियत हाइड्रोजेल को बड़ी मकदार में लिथियम क्लोराइड के साथ मिलकर हासिल किया। और लिथियम क्लोराइड नमक की एक ऐसी किस्म होती है जो इंतहाई ज़बरदस्त खुश्क आमदा के तौर पर की जाती है और ये नया मवाद बड़े पैमाने पर कम वक्त में तैयार किया जा सकता है और खुश्क इलाकों में पीने के पानी के ज़रिए के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद ये कि इस मटीरियल को एयर कंडीशनिंग यूनिट में लगाकर तवानाई को बचाया और नमी को ख़त्म किया जा सकता है। हाइड्रोजेल पिछले कई सालों से बतौर खुश्कामदा मवाद के तौर पर डायपर में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये फूल जाते हैं और बड़ी मकदार में माए को जज्ब कर लेते हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव खबर थी कि ये आपके पास अगर अवेलेबल हो तो जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन एग्जांपल दे दी पैम्पर की, तो बस वो एक एग्जांपल जब आ गई तो वो एक्सप्लेन अब करना इजी हो गया कि ये एक्चुअल में काम क्या करेगा हाइड्रोजेल। देखिए टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके साथ साथ कितनी ज़्यादा सहूलियात भी जो है वो इंसान को फराहम होती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान भी होती जा रही हैं दिन ब दिन। अब जो हम खबर शामिल करने वाले हैं वो बड़ी ही अमेजिंग सी न्यूज़ है और ये एक बिल्डिंग के बारे में है और आपको मैं बताऊँ नजम कि इस बिल्डिंग में तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोग रहते हैं। बड़ी ये शॉकिंग और स्ट्रेंज सी भी चीज़ है कि मशरक़ी चीन के शहर हांगझू में वाक़ रीजेंट इंटरनेशनल अपार्टमेंट की इमारत जो है वो अपने रिहायशियों की बहुत बड़ी तादाद की वजह से मशहूर है और इसका जो मुकाबला है या तकाबुल जो है वो एक कस्बे से भी किया जा सकता है क्योंकि 20,000 लोग जो हैं वो इसमें रिहाइश पजीर है। ये इमारत जो है वो हांगझू के क्यानजियांग सेंचुरी सिटी में वाक़या है जो इस शहर का मरकज़ी कारोबारी डिस्ट्रिक्ट भी है। रीजेंट इंटरनेशनल अपार्टमेंट गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ी इमारत है और अंग्रेज़ी लफ्ज़ एस की शक्ल में, जो अल्फ़ाबेट एस है इसकी शक्ल में ये बनी हुई है। असल में ये एक लग्जरी होटल के तौर पे डिज़ाइन किया गया था लेकिन बाद में इसको जो है वो रिहायशी इमारत में तब्दील कर दिया गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसके ऊपर वाले फ्लोर्स होंगे उनकी ज़िंदगी कितनी अजाब होगी। उनको तो मेरा ख्याल है कि ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आने के लिए जो लिफ्ट का इस्तेमाल होगा, फिर इसमें 20,000 हैं तो हज़ारों की तादाद में लिफ्ट्स भी चाहिए ऑब्वियसली ऊपर नीचे आने जाने के लिए। इतनी देर तो यहाँ किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में नहीं लगती होगी जितने वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आने में टाइम लग जाता है। लेकिन नजम ये भी मुमकिन है कि जो इतनी बड़ी इमारत है उसमें 20,000 लोग रह रहे हैं तो शायद सहूलियात भी उतनी ही ज़्यादा हों। हाँ हो सकता है, वही ना, क्योंकि ये 206 मीटर बुलंद है और इसमें 36 से 39 फ्लोर्स हैं जो कि रिहायशियों की सहूलत के मुताबिक जो है वो तरतीब किए गए हैं और मुख्तलिफ इकसाम की जो है यहाँ पे सहूलतें भी दी गई हैं, कारोबारी लिहाज से भी और नॉर्मल लाइफ गुजारने की भी तमाम तर सहूलियात जो हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग जाते हैं चीन तो ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को एक अजूबा ये भी मिलेगा देखने के लिए। अब मैं आपको एक और अजूबा दिखाता हूँ जो कि एक अंडे के बारे में है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक नायाब अंडा मिला है एक भाई को और वो एक मार्केट से ही मिला, लेकिन ये अंडा बेजवी जो होता है ना अंडे की शेप, एग शेप, उस जैसा नहीं है, ये गोल अंडा है। और ये गोल अंडा देखकर लोग काफ़ी हैरान है कि ये कहाँ से आ गया और तेज़ी से इसकी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। बाद सार्फिन ने गोल अंडे को देखकर इसको एक्सीलेंट का भी नाम दिया है, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि करोड़ों अंडों में से कोई एक ही अंडा इतना गोल हो सकता है। और भाईजान ने ये अंडा तो दर्जन के हिसाब से एक अंडा ख़रीदा होगा, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि इसकी सैकड़ों और हज़ारों डॉलर जो है वो कीमत मांगी जा रही है। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मुझे अंडा मिलता है या मेरे घर के किसी बंदे को अंडा मिलता है या किसी को ये,
तो हम लोग तो कहा जाते हैं, हम लोग देखते हैं बस ठीक है, ओके है, ठीक है, बस करके that's it, बात खत्म। पहले थोड़ा जो वक्त होता ना उसमें शायद आप परेशान होते कि गोल अंडा, ये कोई बॉल तो नहीं आ गई मेरे पास। हाँ, और लेकिन फिर उसके बाद शायद खा आप ही तोड़कर जाते हैं। खा जाते। लेकिन ये पैसे कमाने वाला ना था हमारे पास। बिल्कुल पैसे कमाने वाला जरिया था। और अगली खबर जो है वो भी बहुत ही हैरानकुन है। नजम, कभी ऐसा हुआ है कि आप दो चीज़ें इकट्ठे खा रहे हों, एक नमकीन और मीठी, और आपको उनका जायका जो है वो एक ही टाइम पे इकट्ठे आ रहा हो, या फिर उनका जायका मिक्स हो जर्दे गया? के ऊपर कभी कोरमा डाल के खाया आपने? जी मैंने ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं की। आप खाएं, आपको दोनों टेस्ट आएंगे। उसके लिए जो इतना तामझाम किया गया ना इनकी तरफ से, ये नहीं होगा। इन्होंने जी बड़ी कोई अजीब सी तब्दीली की है अपने अंदर, और वो अमरीकी खातून है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने जिस्म में कई ज़ाहिरी तब्दीलियां करवाई हैं और ज़ुबान के किनारे को दरमियान से कटवा के दो शाखा कर दिया, यानी दो पोर्शंस में उनको डिवाइड कर दिया। अब इस वजह से वो दो मुख्तलिफ जायकों को एक साथ महसूस कर सकती हैं। क्रिस्टन ने अपने बदन पर कई टैटूज़ भी बनवाए हैं और माथे पर तितली के साथ साथ दीगर टैटूज़ भी बनवाए हैं। वो कहती हैं कि ख़वातीन और बिलखसूस इनके घर वाले तो इन तब्दीलियों को बिल्कुल नापसंद नहीं करते, लेकिन मर्द जो हैं वो इन्हें देखकर इनकी तरफ राग़िब होते हैं। अब तक वो अपने बदन, सीने, आँखों की रंगत और दीगर टैटूज़ जो हैं वो बनवा चुकी हैं, जबकि नाक और ज़ुबान को छिदवाया भी है इन्होंने। इस सारे अमल पर कुल जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इन्होंने लगाई है, और वो है जी $43,000, यानी $43,000 जो है वो इन्होंने खर्च किए हैं। और ब्राज़ील में दौरान परवाज़ जहाज़ का कार्गो दरवाज़ा खुलने से एक और ख़बर भी हमारे पास जो है वो शामिल है। बिल्कुल, एक और ख़बर भी हमारे पास है इसी के साथ अटैच के। अब वो भी बड़ी जो है ना अजीब व गरीब किस्म की ख़बर है कि जिस तरीके से अभी ये शेयर कर रही थी कि ब्राज़ील में दौरान परवाज़ ये वाक़या पेश आया है। ये हमने पहले भी एक दफ़ा इसी से सिमिलर ख़बर शेयर की थी कि जहाज़ का कार्गो दरवाज़ा जो है वो खुलने की खौफनाक ये वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, लोगों को हैरानी में और परेशानी में मुब्तला कर दिया। और मुसाफिर ने ये परवाज़ के दौरान रिकॉर्ड किया, जिसमें ये देखा जा सकता है तैयारे के अंदर लोग बैठे कितने खौफज़दा हैं और इर्द गिर्द से तेज़ हवाएं चल रही हैं, और जैसे ही कैमरे को घुमाते हैं तो कार्गो का दरवाज़ा गायब दिखाई देता है, जो आप लोग देख रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन है। और देखिए अच्छा, कितनी स्ट्रेंज बात है कि हम अब टेक्नोलॉजी के साथ जितने हम एसोसिएटेड होना शुरू हो गए हैं और वीडियोस बनाने का ट्रेंड जितना आ गया है, तो हम हर मुश्किल घड़ी में कोई भी सिचुएशन हो हम फ़ौरन फ़ोन निकालते हैं, हम वीडियोस बनाना शुरू कर दें, रादर देन कि हम उसके लिए परेशान हों या कुछ भी हो, लेकिन हमने फ़ौरन वीडियो बनानी है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों को बताते हैं कुछ दो अचीवमेंट्स के हवाले से जो स्पोर्ट्स में हम लोगों ने हासिल की हैं। और पहली अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल में अपनी पोजीशन बना ली है, और तेहरान में ये जारी है चैम्पियनशिप, जहां पर उन्होंने बेहतरीन मुकाबला करते हुए क्वार्टर फाइनल जीता, और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत के दिग्विजय को शिकस्त दी है, और उसके बाद उन्होंने 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम्स से शिकस्त दी, और सेमीफाइनल में एहसन रमज़ान का मुकाबला ईरान के तरदाव और आज़ादपुर से होगा। तो बहुत अच्छी खबर है, और एहसन रमज़ान को जो है वो हम मुबारकबाद भी देते हैं इस पे। यस, आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं आज के फिर एक और दिन में एक और चीज़ है जिसके हवाले से हम लोग बात करेंगे, और वो है हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड। आज ख़वातीन व हज़रात दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। योगा इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, मेडिकेशन, कुछ भी आप इसको नाम दे लें, ये हीलिंग पावर रखती है अपने अंदर और इसकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। और 21 जून 2015 को इसका आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी हम लोग शामिल करते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक। जब वापस आएंगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास इस पर गेस्ट भी होगा, उनसे भी बात करेंगे योगा की अफादियत के हवाले से। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। I wish PTV a very good luck for the launch of their digital platform. कहाँ से लाए हुए थे? आपको पसंद था चौधरी जी, मैं ले आया। शाबाश जवान, शाबाश।
जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के दिन बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं। म्यूज़िक का डे है, योगा कालमी दिन भी मनाया जा रहा है। ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर रहे थे कि आज दुनिया भर में योगा कालमी दिन मनाया जा रहा है। योगा काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है, आपके लिए हेल्दी एक्टिविटी भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए योगा जो है वो एक बेहतरीन एक्टिविटी है जो कि कर सकते हैं और अच्छी भी है, हेल्दी एक्टिविटी है। आपको बहुत सारी चीज़ों से निकाल देती है, आप थिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस फ्री आपको कर देती है। और अभी जो हमारे साथ साहब मौजूद हैं वो ऑफ रिकॉर्ड हमें बता रहे थे कि बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं जो वो खुद ही शेयर करेंगे। योगा टीचर हैं, ट्रेनर हैं और पिछले तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में लोगों के साथ काम कर रहे हैं और पूरी एक क्लब कम्युनिटी है जो आज के दिन भी सेलिब्रेट कर रही है इनके साथ मिलकर, लेकिन इसके अलावा डेली इनके साथ इस मिशन में इनका हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बासित अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं बासित साहब, ये बताइएगा कि योगा जो है वो तकरीबन 10 साल हो गए आपको करते हुए। आप कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ का जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा वहीं से बात का आगाज़ करें कि सक्सेस स्टोरीज़ में स्ट्रेस फ्री जो है वो कितने लोग आपके पास आए हैं जिनको मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल गया है और मेडिटेशन उनके लिए बेहतरीन साबित हुई है योगा? सर, योगा इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके। फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ माइंड के प्रॉब्लम, जिसे आजकल जो आम कॉमन चीज़ है स्ट्रेस, और स्ट्रेस अगर कुछ अरसा प्रोलॉन्ग कर जाए तो वो बन जाता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन भी कंटिन्यू करे तो एंजाइटी उसके साथ है। अगर बहुत बीपी हाई और घबराहट और तेज़ काम करने का दिल है तो वो एंजाइटी है, और अगर लो हैं और काम करने का दिल नहीं है तो वो है डिप्रेशन। तो हमें करना क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा की कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना है फिज़िकली प्रॉब्लम में। बल्कि आज एक सक्सेस स्टोरी, आज ही योगा के आलमी दिन के मौके पे आज सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 1.5 घंटे का हमारा बड़ा सेशन हुआ नेशनल यूथ पार्क में। वे ऑफ नेचर, वे वॉन फाउंडेशन प्लस रावलपिंडी इस्लामाबाद से तमाम हेल्दी ग्रुप जो कि पार्क में एक्सरसाइज करते हैं उनको इनवाइट किया गया था और वो इकट्ठे थे। तो सक्सेसफुल स्टोरी सक्सेस स्टोरी ये थी कि जो सबसे पहले हमारे गेस्ट बुलाए गए उनकी एज थी 84 ईयर के, वो स्टेज पे आए और उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर्स ने मुझे इस मेडिसिन पे लगाया हुआ था और मैं पिछले 10 साल से चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहा था। 2.5 महीने में मैंने नमाज़ प्रॉपर पढ़नी शुरू की और सजदा किया 2.5 महीने के बाद, और मैं नमाज़ प्रॉपर पढ़ रहा हूँ। और बाईपास हुआ था उनका, और उन्होंने कहा जी कि मैं 6 गोलियाँ सुबह 6 शाम खाता था, अब सिर्फ 2 लो पोटेंसी वाली मेडिसिन पे आ गया। तो ये है मेच्योर एज के सक्सेस स्टोरी। इसके अलावा कुछ पर्सनल सेशन में भी और यंग लोगों में भी, मेरा एक अपना स्टूडेंट मेरे पास यहीं पे आया सेशन में, तो उन्होंने कहा कि मेरे मार्केट में मोबाइल की बिज़नेस करते हैं, एक हादसा हुआ, फायरिंग हुई और कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो अब वो लोग पावरफुल हैं, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ गवाही दी, तो मेरे से स्ट्रेस निकलता, मैं ऑफिस जा ही नहीं पा रहा, मैं अपनी ड्यूटी पे जा ही नहीं पा रहा। तो उनको डीप रिलैक्सेशन सिखाई गई और डीप रिलैक्स करके नर्व्स को रिलैक्स किया, तो उन्होंने फेस करना सीखा फियर को। तो मैं आपको दोनों तरफ बता रहा हूँ कि यंग लोगों के लिए भी बेस्ट है और बुज़ुर्गों के लिए भी बेस्ट है, और जो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, आजकल के दौर में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा पढ़ाई का तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरी बेटी एग्ज़ाम देने के लिए कहती है बाबा दुआ करना, मैं एग्ज़ाम है, तो मैं कहता हूँ बेटे आप रोलर कोस्टर ब्रीदिंग कर लो, आप साउंड ब्रीदिंग कर लो, आप ब्लो आउट जस्ट कर लो एग्ज़ाम से पहले, 4-5 गहरी सांसें ले लो। तो कहेगी पापा क्या पेपर आसान हो जाएगा? मैंने कहा नहीं बेटे, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। तो हिम्मत आने से आपके सोई हुई सलाहियतें अच्छा, मैं चाहूँगा जो ये आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज हैं जो आप इजीली समझा सकते हैं यहाँ पर, वो आप ज़रूर शेयर करें। सर सिंपल बात है, हमने सीखा हमेशा लेना, सांस लेना, तो मैं आपको कहूँगा सांस छोड़ना उससे ज़्यादा अहम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लंग्स खाली होंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगी। सांस ज़िंदगी है। जो आप कहते हैं ना खाना खाएं, भूख, हम खाना कुछ देर ना खाएं, कुछ टाइम ना खाएं तो हम लथार्जिक वीक हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा आपके जहन की एक खुराक है वो ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन है वो जो हम कायनात से लेते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक के लिए, हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ ज़रूरी थी, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा और ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर आप देखें पानी पे भी मसाइल आ गए और अब ऑक्सीजन पे भी मसाइल है, पोल्यूटेड कर ली, हम नहीं कर ली। तो
अगर हम सांस को लेके निकालना सीख लें, फौरी स्ट्रेस रिलीवर एक्सरसाइज है, गहरा लंबा सांस लेके ब्लो आउट, फूंक मारना, फिर सांस गहरा लेना, फिर फूंक मारना। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मैंने मुंह बंद किया, फिर नाक से सांस ले रहा हूँ। सर ऐसी ही 4 से 5 सांसें माइंड को रिलैक्स करके दिमाग की बत्ती जगा देती हैं, जो खोई हुई सलाहियत है। योगा आपके अंदर नई चीज़ डेवलप बाद में करता है, पहले आपकी जो क्वालिटीज़ थी जो आपके तनाव से दब गई, हम कहते हैं जैसे इस टेबल के ऊपर गर्द जम गई तो अब इसको क्या हम रिमूव कर दें, नहीं, हम इसको क्लीन कर देते हैं। इसी तरह हमारे नर्व्स पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर जो आजकल माशरे के हैं, प्लस माजी के पछतावे और फ्यूचर के डर, ये सारे हम पे हावी हो जाते हैं। तो हम सिखाते हैं प्रेजेंट में आना। तो प्रेजेंट में हमें ब्रीदिंग प्लस स्ट्रेचिंग प्लस मेडिटेशन लेके आती है। बस जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे हैं कि योगा जो है वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए है। तो क्या योगा करने का कोई टाइम है या स्पेसिफिक कोई बेस्ट टाइमिंग्स हैं जिस पे वो की जाए तो बेहतरीन जो है रिजल्ट्स किया? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट तो ये है अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, निहार मुँह और ओपन एयर। अब आ जाते हैं गुड, बेटर पे, सॉरी, बेटर है आपका किसी भी वक्त खाली पेट, निहार मुँह नहीं, और इंडोर भी कर सकते हैं। और गुड ये है कि जब टाइम मिले, जिस वक्त मिले, कर लिया जाए। गुड, बेटर, बेस्ट की तीनों फेज़ हैं कि करें, कुछ ना कुछ करें। जैसे आप ड्यूटी पे हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस है, एक प्रोग्राम से दूसरा आ रहा है, तनाव है, आगे मूव करना है, तो आप यहीं पे बैठ के, आपके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक टाइम अर्ली मॉर्निंग यूज़ करते हैं तो आप एनर्जी लेवल अप ले लेंगे, आप वो सारा दिन चलाएंगे। अब स्पेसिफिक एरिया पे करेंगे तो ये आपका टाइम घंटा, 1.5 घंटा ड्यूरेशन होगा। तनाव मैंने जैसे कहा है, जैसे गर्द टेबल पे जम रही है, चीज़ों पे आ रही है, तो उसी तरह है, आप उसको साफ़ करते जाएं। तो अगर आप इसको डेली सफाई करते हैं तो गर्द नज़र ही नहीं आएगी। सही बात है, बिल्कुल, बहुत खूब। और अच्छा मुझे ये बताएं कि योगा की टेक्निक्स जो हैं, जो आपने स्ट्रेचिंग का जिक्र किया, तो इसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है आपकी या स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है? ये करती किस तरीके से हैं? क्योंकि जो मैंने अभी तक योगा की देखी है एक्सरसाइज, और जब हम जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी होती है रिलैक्स, ठंडी बॉडी, उसके लिए हम लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स। लेकिन जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो एट द एंड हम लोग जो है ना वो नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके अपनी बॉडी को रिलीज करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो आप लोगों की ये है कौन सी टेक्निक? सर बेसिकली योगा के बेसिक जो ओरिजिनल योगा है उसका थीम है स्ट्रेच एंड होल्ड। आप किसी भी बॉडी पार्ट को कंटिन्यूसली स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो वार्म अप भी होता है और स्ट्रेंथ भी आनी शुरू होती है। कंसेप्ट योगा में स्ट्रेंथ लेने का और कामयाबी का है कि आपने मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि मसल बिल्ड करना है। बॉडी बिल्डिंग में आप रिपीटेशन से मसल बिल्ड करते हैं, मगर सर रूटीन में हर एज में आपको मसल बने हुए की ज़रूरत नहीं है, हर जेंडर को ज़रूरत नहीं है, मगर हर एज में, हर जेंडर को, हर लेवल पर आपको स्ट्रेंथ में हमारा इमेज चला जाता है बिल्ड हुआ हुआ, मसल ऐसे नज़र आने वाले, स्ट्रेंथ वाले, इतने स्ट्रेंथ वाले कि वो कोई भी चीज़ होल्ड, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और प्लस स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल। ये इंटरलिंक है सर। सिर्फ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ से मुराद अब बॉडी बिल्डर्स के साथ, माजरत के साथ 80% बॉडी बिल्डर्स की बैक का इशू होता है, बेल्ट लगाते हैं। रीज़न क्या है कि फ्लेक्सिबल नहीं होती। योगा हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, और बैक बोन जैसे रीढ़ की हड्डी किरदार अदा करती है, इसी तरह बैक पूरे इंसान की बैक ही पूरी बॉडी में अहम किरदार अदा करती है। तो हम अगर अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सिर्फ फ्लेक्सिबल कर लें, और उसके लिए क्या टेक्निक्स हैं सर? फॉरवर्ड बैंड और बैकवर्ड बैंड, सिंपल मैं बता रहा हूँ, सिंपल। फॉरवर्ड बैंड आगे झुकने वाली एक्सरसाइज, बैकवर्ड पीछे, तो आपकी बैक बोन फ्लेक्सिबल हो जाती है। सीटेड कैट एंड काउ एक पोज है जो कि आपके ऑफिस के लिए मैं अर्ज करूँगा। वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बेस्ट है कि आप मैट पे आएँ, बेस्ट है अपने प्रॉपर ड्रेस पहना हो, बेस्ट है अर्ली मॉर्निंग हो और निहार मुँह हो, बेस्ट। मगर गुड ये है कि आप ऑफिस में, आपके पास टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, आपने सुबह उठना है, आपके 5 काम है, आपने जाना है लेट, तो आप कैट एंड काउ पोज कर सकते हैं, जो कि सीटेड कैट एंड काउ है। आप सीट पे बैठे हुए हैं, अभी आपको ब्रेक मिली है, तो कैट एंड काउ एनिमल से योगा में बहुत सारे पोजेज लिए गए। अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों को अंगड़ाई लेना सिखाया, मगर इंसान, जानवर ले लेते हैं, इंसान नहीं लेता, वो मॉडर्न हो गया, शहरों में आ गया, गाँव में लेते थे लोग। तो ये कैट और काउ पोज है। कैट जब अंगड़ाई लेती है, अपने आप को रिलैक्स करना चाहती है, अल्लाह ताला ने बताया, तो वो अपने आप को हम्प बनाती है। जैसे मैं अभी कर्व लेने लगा, ऐसे हम्प लिया, चिन सीने से लगाई, मैंने अपनी बैक को ऐसे हम्प ले लेना, ये कैट पोज है। और यहीं से सीना बाहर निकाल के गर्दन पीछे करके, दिस इज़ काउ पोज। गाय ऊपर की तरफ मुँह करके अपने आप को रिलैक्स करती। ब्रीदिंग के साथ
हम इस पोज को करते हैं और ये मेरी कमर का रिलैक्सेशन हो गई। आप नोट करें सर्वाइकल से लेकर अपर बैक से लेकर लोअर बैक तक ये सब पूरी बैक points हो का गए। एक थकावट दूर हो गई। ये है स्ट्रेचिंग। अच्छा, एक और चीज सर। कि जो हमारे यहाँ पर हैं शाटिका के पेशेंट्स, सर उनके लिए भी लोअर हेल्पफुल है। बैक के लिए शटिका हाँ, स्टैंड फ्रॉम लोअर बैक L4-5 के लिए। जी L4-5 बेस्ट पोजेस 2-3 पोजेस हैं। साइड बेंडिंग है, पिजन पोज है, कबूतर वाला पोज है कि मैं अब एनिमल्स के नाम बता रहा हूँ, कोबरा पोज है। ये पोजेस बहुत आला है बैक के लिए। मगर मैं आपके लिए बताऊँगा जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और बैक का इशू आ जाता है, जो लोग ज़्यादा चेयर पे हाई अलर्ट होकर बैठना बैक का इशू है, तो ये एक आसान सा पोज है। ये मैंने लेग ऊपर रखी, ये देखिए अब मेरी ये थाई का सारा स्ट्रेच हो रहा है। मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो मेरी ये पूरी लेग लोअर बैक टेल बॉन तक मुझे स्ट्रेच दे रही है। कुछ भी नहीं है, देखने में सिंपल पोज है। तो ये ऑफिस योगा का हिस्सा है। वैसे मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट है तो फुल ड्रेस फुल टाइम। मगर ये देखें जब मैंने प्रेस किया तो मेरी पूरी थाई लोअर बैक तक स्ट्रेच हो रही है। इसी तरह आप आराम से बैठ के अपनी लेग को कंफर्टेबल पोजीशन में ला सकते हैं। बस ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि योगा जो है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, क्या उसके लिए जैसे हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो हम स्पेसिफिकली जिम ही जाते हैं, या हमने घर में भी एक मखसूस एरिया बनाया होता है कि हम यहीं पे एक्सरसाइज करेंगे? क्या योगा के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें? बेस्ट इन्वायरमेंट ये है पौधों के पास ओपन एयर, क्योंकि ब्रीदिंग आपने करनी है। प्लांट्स आपको ऑक्सीजन भरपूर प्योर करके देते हैं। बेस्ट वहाँ है ओपन एयर हो। अगर आपके पास लॉन नहीं है तो छत पे चले जाएं। अगर इनडोर है तो डोर विंडो खोली हो। मगर फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हमने अपने आप को लिमिट नहीं करना कि भाई मेरे पास तो लॉन नहीं है, मेरे पास तो छत अवेलेबल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठ के ब्रीदिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ का ऐड करूँगा, मैंने एक बात की माइंड की, बॉडी की, और तीसरी चीज़ सोल है जिस पे बात नहीं होती। असल हम रूह हैं, असल हम प्योर रूह हैं। ये बॉडी ने यहीं रह जाना है, ट्रैवल उसने करना है। आप कहते हैं ना इंतकाल हो गया, इंतकामिल मुंतकिल, उसी ने मुंतकिल। तो उसकी भी एक डाइट है, उसकी डाइट है मेडिटेशन, उसकी मैं कि माइंडफुल होना। उसका काम है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में ले आएँ, अपनी थॉट से कुछ देर 5, 10, 15 मिनट, वैसे तो बेस्ट टाइम 20 मिनट्स हैं, आप मेडिटेशन में आएँ। मेडिटेशन आजकल एक बहुत हाइप है कि कैसे होती है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं। गाइडेड मेडिटेशंस आ गई हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, हमारे चैनल पे जाएं, जहाँ जाएं गाइडेड मेडिटेशन, टीचर गाइड करता जा रहा है, आप अपने आप को रिलैक्स करते जा रहे हैं। अगर आप रूह को मुअत्तर करना चाहते हैं, आप वाकई प्योर होना चाहते हैं, तो मेडिटेशन। बॉडी की बॉडी को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग, और माइंड को आप हेल्दी करना चाहते हैं तो ब्रीदिंग। उसके लिए कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सर उसके लिए शेयर ये है कि अगर आप लोग रात को सोना चाहते हैं, पुरसुकून सोना, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं रात बनाई तुम्हारे आराम के लिए, आराम आप करें। मगर कुछ आयात में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे और तुम्हारे साथ के लोग कुछ देर उठते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा उठो। तहज्जुद का जिक्र किया जा रहा है। इट्स मीन कि जितनी देर सोएं पुरसुकून सोएं। पुराना फिनामिना था कि 8 घंटे सोएं। हाँ, जो बच्चे बलूगत में हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए 8 घंटे हैं। आप हमारे लिए 8 घंटे नहीं हैं। हम 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे सोएं, पुरसुकून सोएं। उसका बेस्ट एक फार्मूला है, रात को जब भी आप सोएं लेटें तो सबसे पहले तो एक हदीस पाक है कि सबको माफ़ करके सोएं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अपने माइंड से सबको निकालें, आज यहाँ पे गड़बड़ हुई आई है, ये मैंने अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह की खातिर, जो कि डिफ़िकल्ट काम है। और मैं आपको बताऊं ये चीज़ हमारे दीन में है, प्यारे नबी की हदीस है, और योगा में आके मैंने सीखी। योगा में आके सीखी। हमारा पहला कोर्स जहाँ मेरी लाइफ चेंज हुई, उन्होंने पहला टिप यही दी कि आज ब्रीदिंग करके मेडिटेशन करके लिटा कर आप कहते सबको माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो। तो यहाँ से लाइफ चेंज होती है जब हम छोड़ते हैं, जब माफ़ करना सीखते हैं। और एक माइंड साइंसेस की योगा में मैं ऐड कर रहा हूँ एक्सरसाइज, आप उल्टी काउंटिंग करके 100 से 1 तक सोएं। आप डीप मेडिटेशन में भी जाएंगे, पुरसुकून भी सोएंगे और रिलैक्स भी होंगे। सिंपल आपने लेट के 100, 99, हाँ जी, सिंपल। उससे क्या है, माइंड कहता है कि ये उल्टी काउंटिंग डाउनवर्ड जा रहे हैं, अब थॉट्स ख़त्म। गेम इसके पीछे थॉट। इंसानी माइंड मुख्तलिफ बंडल ऑफ थॉट्स का हिस्सा है, यहाँ से वहाँ से जंप जो मंकी माइंड है। सबसे ज़्यादा थॉट्स आपके हाँ, तो आप जब काउंटिंग पे आएंगे तो माइंड कहता है कि ये तो काउंटिंग पूरी करके सोएगा, भाई पूरी होनी है, भाई मुझे साइड पे हो जाना है। फिर थॉट आएगी, आप काउंटिंग सारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 100 की बजाय 10 से 1 तक जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी नहीं जाए। इवन कि आपको नैप लेना होगा ब्रेक टाइम पे आधा घंटा, तो आप 10 to 1 ही गिनेंगे तो नैप में चले जाते। माइंड की प्रोग्रामिंग योगा के इस स्ट्रेटजी से की जा सकती है। अब वो नैप क्या करेगा सर, वो आपके घंटों की नींद पूरी करता है, क्योंकि आपने वहाँ पे कमांड दे दी रेस्ट, तो रेस्ट पे चला है। आपने उसको एक्टिव रखा है, रात भर भी रखा, तो एक्टिव। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी होती है एक्सरसाइज होते वक्त ना, जब आप अगर अपने माइंड की, मेरे साथ तो ये होता है, आई डोंट नो बाकियों का,
कि अगर मैं उसको ये अलर्ट कर दूं कि सोना है तो वो नहीं सोता मेरा मैं वही mind। अर्ज कर रहा और हूँ। जब उसको ये अलर्ट पे मतलब कुछ और डिस्कस करने या कुछ भी जहन में सोचने लग जाऊं तो नींद आ अक्सर जाती लोग है। मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छा सो जाते हैं, वैसे नींद नहीं आती। किताब खोलते हैं तो बड़ी अच्छी बुक, जल्दी। हाँ और जी। मुझे लगा कि आप कहने लगे हैं कि मैं माइंड को अलर्ट कर देता हूँ कि सो जाए तो 5-10 मिनट बाद आपको नींद आ जाती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नजम साहब, मगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर ये अच्छा इसमें उठने की प्रैक्टिस, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो शुगर की पेशेंट थी, तो जब मैंने ये एक्सरसाइज बताई, पहले मेडिटेशन करवा देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो, इसको सिखाते हैं, फिर करवा देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं वॉशरूम के लिए उठती थी 3 से 4 बार, शुगर पेशेंट थी, माशाल्लाह उनकी एज 60+ थी, तो मैं भरपूर सोई और मेरी फजर की नमाज में निकल गई। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आपने फजर की नमाज के लिए अपने माइंड में अलार्म लगाना है। ये योगा की इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, यानी माइंड की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, आपने माइंड को कमांड देनी है कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है। आपने इमेजिन करना है कि 4 बजे अलार्म बज गया और मैं उठूंगी, तो बस आपने सोते हुए ये माइंड को कमांड देनी। आप यकीन माने इट्स वर्क। आपका मोबाइल का अलार्म आप 4:01 रखें, आपकी 4 बजे आँख खुल जाएगी, 1 मिनट बाद अलार्म बजेगा। तो आप अपने माइंड को रिलैक्स, कंसेप्ट क्या है, रिलैक्स करना। लेकिन बासित यूजुअली ये भी होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमने 4 बजे उठना है तो पूरी रात हर घंटे आधे घंटे बाद आंख खुल रही होती है कि हम लेट तो नहीं होंगे। रूटीन में यही है, यही तो मंकी माइंड है, वो आपको हाई अलर्ट कर रहा है। अब आपने 4 का अलार्म लगा दिया, अब आप सो जाएं। जैसे आप अलार्म लगाते हैं और कहते हैं मुझे यकीन है कि मेरा मोबाइल बजेगा, और अब कुछ नहीं होगा। ये वो है, ये कमांड्स हैं माइंड की। और कैसे कमांड देनी है, पहले माइंड को रिलैक्स करना है। ये डायरेक्ट कमांड नहीं लेता, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हम देख रहे हैं, एक सब कॉन्शियस है। तो हम ये सब कॉन्शियस पे मैसेज दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप, और ऐप काम करती है। तो सिंपल मैं फिर क्लोज करूं बात को कि रिलैक्स होना सीखना है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो ही बॉडी रिलैक्स होगी, और फिर ही हम अंदर से पुरसुकून होंगे। बिल्कुल डन, बेहतरीन। अच्छा एक और चीज़, लास्ट जो है हमारे पास 1-2 मिनट हैं कि अभी मैं कर रहा था ये चीज़ एक्सपीरियंस कि बॉडी को जब आप स्ट्रेच देते हैं तो उसके लिए 2 वेज जो मुझे नज़र आते हैं। एक, आपने सिंपली जब बॉडी को स्ट्रेच दिया, अपनी बैक को स्ट्रेट किया, तो ये आपने स्ट्रेच दे लिया, ठीक है, इट्स प्रीटी नॉर्मल, आपके ऊपर कोई जो है ना वो बोझ नहीं है। लेकिन दूसरा स्ट्रेस ये है कि वहाँ पर भी मैं इसी पोज तक जाऊँगा, लेकिन ये मैंने खींच के सख्त रखा हुआ है अपने आप को। तो इस स्ट्रेचिंग में हमने इजी होल्ड रखना है या जो है ना वो? इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, अब मैं जोड़ने लगा। माइंड बॉडी सोल, माइंड और बॉडी का कम्बिनेशन करना है। माइंड आपकी बॉडी के उस हिस्से में तवज्जो से जा चुका है और आप अपने शोल्डर को और बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं, और माइंड कह रहा है कि ईजी हो जाओ भाई, ये गुड स्ट्रेचिंग है, ईजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। माइंड वहाँ से कमांड करके उसको कंफर्टेबल कर रहा है। मैं यहाँ पे ग्लव्स यूज़ करता हूँ, जैसे माँ बच्चे को सहलाती है, जैसे पेरेंट्स बच्चे को सहलाते हैं, थपकी देते हैं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, हिम्मत करो, तुम कर लोगे। इसी तरह माइंड यहाँ से बॉडी को एक सहलाते हुए, थपकी देते हुए रिलैक्स करता है, और हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, और उस स्ट्रेचिंग से स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, क्योंकि माइंड बॉडी का साथ दे रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया बासित साहब आपके आने के लिए, और बहुत सारी टेक्निक्स आपने शेयर की। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की मदद भी करेंगी। जो टेक्निक्स बताएंगे एक दफ़ा उन पे अमल करें, और फिर उसके बाद जो है ना वो रिजल्ट्स देखें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें। इनको भी कर सकते हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे योगा टीचर्स या मौजूद होंगे। और बेहतरीन तरीका उन्होंने खुद भी बताया कि आपको यूट्यूब या डिफरेंट जो है ऐप्स हैं उनके ऊपर भी आपको आसानी से जो है वो वीडियोस मिल सकती हैं। वो वीडियो लगाएं, अपने सामने रखें और योगा जो है वो स्टार्ट करें। कंटिन्यू कर दें। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहें। एक बार फिर आप हमारे साथ सुबह पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कुर्बानी की ईद जो है, ईद उल अज़हा, बकरा ईद भी कहते हैं इसको, वो करीब आती जा रही है, और इसके साथ साथ आपकी जो मुश्किलात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुश्किलात क्या हैं। जी बताएं जी, क्या मुश्किलात होती हैं मर्द हजरात की वाकई में, और होती हैं ख़वातीन की भी मुख्तलिफ होती हैं, और दोनों अपने अपने तो वक्त पर काम कर रहे होते हैं। आप लोगों की मुश्किलात ज़्यादा हैं। हाँ, वो तो जानवर ख़रीदने से और फिर उसके खाने पकाने से वो बहुत सारी होती हैं। लेकिन आप किस तरफ इशारा करना चाह रही हैं, आप स्पेसिफ़िकली अगर वो कहें बात, क्योंकि ईद उल अज़हा वाक़ई में अब सिर्फ़ और सिर्फ 8-9 दिन बाकी रह गए हैं। जानवर लाने का सिलसिला तो शुरू हो गया होगा, लेकिन
उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग जिक्र करते हैं खाने पकाने का। मैं उन मुश्किलात की बात करी जो आप ख़वातीन के लिए क्रिएट करते हैं। ओके। मर्द हज़रात जब घर में बैठे होते हैं और स्पेशली ऐसे ओकेजन्स पे, तो वो कहते हैं आज हमें ये बना दिया जाए, गोश्त को ऐसे बना दिया जाए तो कैसा होगा, ये खुराक बना दी जाए, ये खाना बना दिया जाए, ये डिश बना दी जाए तो कैसा होगा। तो ये मुश्किलात जो आप हमारे लिए पैदा करते हैं, इनका कोई हल बताएं। इनका हल यही हो सकता है कि आपको आसान रेसिपी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली साल में एक दफ़ा ऐसा मौका आता है तो फरमाइशें तो होती हैं, और पहले दिन की फरमाइशें, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये साल का वो लम्हा होता है जब सबसे ज़्यादा कुकिंग में ना हमारी ख़वातीन तो मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन मर्द हजरात भी बहुत सारी कुकिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और वो बहुत सारी नित नई किस्म की डिशेस दरियाफ्त कर रहे होते हैं। तो आज बारबेक्यू जो है वो मर्द हजरात बिल्कुल, तो आज भी हम लोग कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। ईद भी करीब है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान की ऐसी मैं फ़ीमेल शेफ़ से मुलाकात करवाने लगा हूँ जो पाकिस्तान का दुनिया भर में इस वक्त नाम रोशन करी है, इंटरनेशनली बहुत अपना नाम जो है वो गेन कर चुकी हैं। पाकिस्तानी शेफ़ अपने लजीज़ खानों की बदौलत दुनिया भर में पहचानी जा रही हैं, और सऊदीया के प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल शेफ़ मुकाबलों में से ये वाहिद शेफ़ थी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, और जद्दा में ये मुकाबले हुए थे जिसमें 30 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के शेफ़्स ने हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान की जानिब से ये मौजूद थी, और 2 मेडल्स भी अपने नाम कर चुकी हैं, और इससे पहले भी सऊदी फूड एक्स कुकिंग मुकाबलों में ये अपनी मेहनत और लगन से 2 तमगे जीत चुकी हैं। जी हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं जिनकी, वो हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी शेफ़ हिना शुएब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बहुत खूब, बहुत खूब। हिना, ये बताइएगा कि ये कुकिंग का ये आपको शौक़ था, या आपने इसको नॉर्मली करती गई और फिर एक वक्त में सोचा कि अब जो है ना वो जाना चाहिए और किसी मुकाबले में भी हिस्सा लेना चाहिए, या ऑलरेडी आप शेफ़ के लिए ही शुरू से आपने ये अपना सफ़र शुरू किया था? जी, शौक़ तो था, लेकिन इस शौक़ को जुनून जो है वो जुनून की हद तक पहुंचाने में बहुत से लोगों का किरदार है माशाल्लाह, और मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, फ्रेंड्स ने मेरी बहुत इनकरेज किया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ जो है वो अब जुनून की हद तक पहुंच चुका है, जो कि आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, ये बताइएगा कि रवा बर्स में जो आपने मुकाबलों में हिस्सा लिए, इसमें आपने कौन सी स्पेशल डिश बनाई थी? क्योंकि गुज़िश्ता बर्स जो है वो आपके पराठों की बड़ी धूम थी, मुनफरिद किस्म के जो आप पराठे बना रही थी वो बड़े मशहूर हुए थे। इस बार आपने ऐसी क्या ख़ास डिश बनाई है? जी, लास्ट टाइम भी फूड एक्स में जो है वो गोला कबाब और पूरी पराठा जो है वो बहुत पसंद किया गया था, जो इंटरनेशनल शेफ़्स थे उन सब ने बहुत पसंद किया था। और इस दफ़ा भी हॉरिका में मैंने जो है वो गोला कबाब बनाए थे। लास्ट टाइम मैंने गलाउटी कबाब बनाए थे और इस दफ़ा गोला कबाब बनाए थे, तो वो भी उन सबको बहुत पसंद आए। क्या वजह है कि उन्होंने ये पहले कबाब खाए नहीं हुए इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, या आपके हाथ में माशाल्लाह से जायका ही इतना ज़्यादा है कि उनको ये चीज़ जो है वो खाने के बाद भी जब आपके हाथ की टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत मुनफरिद लग रहा है टेस्ट? जी देखिए, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी जो कुज़ीन है वो अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और वहाँ पे जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप अपनी डिशेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपको स्पाइसेस और हर चीज़ जो है वो इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से रखने होते हैं, क्योंकि आप जजेस के हिसाब से या किसी को देख के खाना नहीं बना रहे होते, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट या अपनी कुजीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरह अपनी रेसिपीज़ को लेके बनाया था, और माशाल्लाह उन जजेस ने जो खाया है तो अपना पाकिस्तानी फूड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स टॉप ऑन लिस्ट। ना, आप सिर्फ पाकिस्तानी खाने ही बनाती हैं या इटालियन, चाइनीज़, बाकी कुजीन्स जो है वो भी आप बना सकती हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जब खड़ी हूँ तो माशाल्लाह इंटरनेशनल भी सारी कुजीन बना सकती हूँ। और लास्ट टाइम बल्कि जो फ़र्स्ट टाइम मैंने फूड एक्स में जो है वो विन किया था, तो वो मैंने इटालियन फूड, चिकन इटालियन फूड बनाई थी, चिकन स्टफ़ विद इटालियन चीज़। तो वो भी, और इसीलिए मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैं उनको ये यानी वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकूँ कि आई एम नॉट गुड इन माई ओन कुजीन, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं जो हूँ वो एक्सपर्ट हूँ कि मैं हर चीज़ बना सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल और 3rd पोजीशन मिली थी। क्या बात है। अब कराची वाले लोग जो है ना, आपने जिक्र किया कि आपने वहाँ पर मसालों का बड़ा ध्यान रखा है, तो कराची के तो वैसे ही मसाले बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में कि बहुत तीखा खाते हैं, सख्त खाते हैं, तो ये क्या वजह है वैसे? आपको क्यों लगता है कि कराची के लोग इतने मिर्चें क्यों खाते हैं? कराची के लोग जो हैं बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉट एंड स्पाइसी जो है सबसे पहले हम लोग की प्रेफरेंस होती है। इवन आई एम इन सऊदी इन जद्दा, लेकिन यू नो कि जब हम लोग टर्किश फूड की तरफ जाते हैं तो वो इतना स्पाइसी नहीं होता। तो जब टर्किश कुजीन हम लेते हैं तो वहाँ पे वेटर्स दे नो कि मुझे जो है वो जो है फ़हम जो यानी कि बारबेक्यू जो चिली होती है वो ज़रूर चाहिए उसके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एक फूड टेस्ट है और जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। और लास्ट जो जजेस थे दे कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी फूड में जो स्पाइसेस लेवल होते हैं वो अपग्रेडेड ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड यानी कंपटीशन कि मुझे तो खुशी हुई कि उन लोगों को पाकिस्तानी टेस्ट जो है, उन्होंने बल्कि एक मुझसे जज ने ये बोला कि उन्होंने 6 महीने अभी कराची में गुजार कर आए, तो ही लव नरगिसी कोफ्ता टू विद बिरयानी। क्या बात है, नरगिसी कोफ्ते की भी और बिरयानी की भी, और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कराची के ज़िंदा दिल लोगों की। मुझे ये बताएं कि अब ईद आने वाली है और तकरीबन 8-9 दिन रह गए हैं, तो क्या रेसिपीज़ जो है ना, वैसे तो हमारे वो गिन चुन के 7-8 रेसिपीज़ ही हमारे सामने आती हैं, लेकिन कुछ यूनिक आज आप हमारे साथ बताना चाहें हमारे नाजरीन को? यूनिक रेसिपी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यूनिक रेसिपी आप मैं ये कह सकती हूँ कि बकरीद का इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ आ रहे हैं बकरीद के इंशाल्लाह, और सभी लोग अपना खाने में और माशाल्लाह गोश्त की तरफ ज़्यादा रुझान होता है हमारा बनिस्बत सब्ज़ियों के। तो उसके लिए ये है कि गोश्त जो है वो खाएं ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में, और सब्ज़ियों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें बकरीद पर भी। तो मेरा कहना यही होगा कि गोश्त खाइए, खुश रहिए, लेकिन सब्ज़ियों को भी नज़रअंदाज ना कीजिए। और जहाँ तक रेसिपी की बात है तो मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एक टिप होती है कि जब नॉर्मली हम लोग अपना जो है वो शुरुआत ही कलेजी से करते हैं, तो कलेजी बनाते वक्त अक्सर औरतें कुछ गलती कर जाती हैं कि शुरू में ही जो है वो सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर देती हैं कलेजी में, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जब आप कलेजी पूरी बना लें और फाइनल टचेस हों तो लास्ट में जो है वो सॉल्ट जो है वो ऐड करें, अदरवाइज़ आपकी कलेजी जो है ना बहुत हार्ड हो जाएगी, तो वो मज़ा नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से ये टिप सबके लिए एक अच्छी है। बहुत से लोगों को पता होगी ये टिप, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनके साथ बारे में पूछें। मैं बिल्कुल ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को बारबेक्यू या इस टाइप की डिशेस बनाते वक्त ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि गोश्त गलता नहीं है या इजीली सॉफ्ट नहीं होता, उसके लिए भी हिना कोई टिप दे दें। जी जी ज़रूर। हम लोग के पास मतलब हम पाकिस्तानी कुज़ीन में नॉर्मली जब गोश्त गलता नहीं है या इंस्टेंट बनाना होता है, या लास्ट मुझे भी कॉम्पिटिशन्स में जो है वो विद इन 45 मिनट्स आपको सब कुछ जल्दी से अरेंज और करना होता है, कबाब स्पेशली बनाने होते हैं, तो उसमें जो है वो नॉर्मली आप जो है वो कचरी का यूज़ कर सकते हैं, कचरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वरना पपीता, अगर रॉ पपीता लिया जाए तो वो भी बहुत जल्दी गलावट का काम करता है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप यूज़ करें
तो ये है कि उसमें टेस्ट भी आता है, कचरी टेस्ट भी देती है खाने में, और आपका गोश्त भी गल जाता है टाइम से। तरह तरह के कबाब जो है वो मौजूद हैं, तो अब कबाब में कोई नई वैरायटी आपके जहन में आ रही हो जो हमारे कुजीन्स में कम मिलते हों, या स्पेशली कोई बड़े जानवर के गोश्त से बनते हों, छोटे जानवर के गोश्त से बनते हों, तो कुछ वो बताएं। जी, लास्ट मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि लास्ट मैंने जो है वो जो मैंने विन किया था वो गलावटी कबाब में विन किया था। तो नॉर्मली गलावटी कबाब जो हैं वो यहाँ पे यानी हर किसी को नॉर्मली नहीं पता कि गलावटी कबाब क्या होते हैं। तो मैं समझूंगी कि ये हमारे जो लास्ट हम लोग के पार्टीशन से पहले की बात है कि हम सब वहीं से आए हैं। तो जो लास्ट ये जो गलावटी कबाब थे, तो जो नवाब साहब थे तो उनके साथ ये हुआ था हादसा कि उनके दांत जो हैं वो सब ज़ाया हो चुके थे और उनसे कुछ खाया नहीं जाता था। तो वहाँ के शेफ़्स ने, उनके खानसामाओं ने कुछ सोचा कि हम नई रेसिपी कोई क्रिएट करते हैं जो कि जायके में भी दिलचस्प हो, यानी खाने में मज़ेदार हो, और नवाब साहब भी आसानी से उससे खा सकें। तो वो कुछ नई क्रिएशंस करके कई मसाले और स्पाइस उसमें जो हैं वो डाले जाते हैं, तो जाके गलावटी कबाब बनते हैं। तो वो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और उसे बनाना भी बहुत आसान है कि आप उसे लगा के सारे मसाले और रख दीजिए, और जब आपको बनाना हो तो तब सर्व करें, उसे बनाएं। तो बहुत ही मज़े के, टेस्टी और बहुत सॉफ्ट होते हैं वो कबाब। तो मैं चाहूँगी कि ये नया एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सर्च की गलावटी कबाब के लिए, कुछ अपने स्पाइसेस भी ऐड ऑन करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड क्रिएशन गलावटी कबाब। ये किसी में भी, बीफ में, मटन में, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, इवन चिकन में भी। चले, हिना ने तो हमें एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नॉर्मल जो हम कबाबों के लिए इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जी 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 बताएं हिना। अच्छा, तो उसमें जो है वो नॉर्मल स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, और आप थोड़ा सा जो है उसमें जायफल, जावित्री, और उसमें थोड़ा सा उसे क्रीमी और सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए जो है ना वो आप उसमें थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी सी चीज़ उसमें अगर डालें और उसे खूब अच्छी तरह ब्लेंड करें हाथों के थ्रू। मतलब उसे खूब आपने, जैसे मैं तो नॉर्मली यूज़ करती हूँ सिल, ब्लेंडर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन सिल पे जिस तरह से मज़ा, जो कबाब आपके दुबाला हो जाते हैं। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप वो सिल पे पीसें और फिर उसके बाद जितना उसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और हाथों से आप उसे मैश करेंगे तो वो उतना ही मज़ा देंगे, उतना ही लुत्फ़ देंगे वो कबाब। यस, थैंक यू सो मच हिना, आप हमारे शो में आई, बहुत अच्छा लगा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, उनके लिए भी। आई एम श्योर कि आप इतनी कमाल की शेफ़ हैं, आपसे फरमाइशें भी उसी तरीके से होती होंगी। और एक फरमाइश तो उन्होंने पूरी भी कर दी है कि उन्होंने हमें गलावटी कबाब की जो रेसिपी भी बता दी है, और उन्होंने आपको एक अदद नई रेसिपी भी दे दी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमें भी बताइएगा कि गलावटी कबाब जो आपने बनाए और ट्राई किए तो आपको कैसा लगा। बिल्कुल, ज़रूर बताइएगा। और अब जब हम ईद का तज़किरा हो ही गया, ईद की बातें चल रही हैं, तो इससे पहले का एक प्रोसेस होता है जो आपने मेंशन किया था कि मर्द हजरात के लिए, वो होता है कि मंडी में जाना, जानवर पसंद करना, और फिर एक दफ़ा पसंद भी नहीं आता, बार बार जाना, और फिर बच्चों की फरमाइश होती है कि वैसे ही देखने के लिए चले जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आजकल देखें, बच्चों की नहीं, आजकल ख़वातीन की भी फरमाइश होती है कि ऐसा बकरा होना चाहिए, ऐसा बैल होना चाहिए, बकरा होना चाहिए। मुझे पता था आप ये पिंक कलर बोलेंगे, लेकिन ख़वातीन को पिंक कलर इतना नहीं पसंद। वो कहते हैं ना ब्लैक इज द न्यू पिंक, तो हाँ ओके, तो काले कलर का होना चाहिए। चलें, ये बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, लेकिन जब आप जानवर खरीदने जानते हैं तो एक तो आपकी अपनी सेहत जो है वो किस तरीके से आपने प्रोटेक्ट करके अपने आप को वहाँ पर जाना है, मास्क यूज़ करना है, या कौन सी ऐसी वेटनरी डिजीज़ हैं जिनको आप खुद से जाके चेक कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, उसकी कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है, कुछ उसके और इश्यूज़ हो सकते हैं। वो फिर जब आप घर ले आते हैं जानवर, तो उसका ख्याल जिस तरीके से आपने रखना है, उसको खुराक किस मिकदार में देनी है, और फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो जो इंडिकेशंस हैं, वो साइंस हैं, उनको समझना कैसे है, और फिर उसका
किस बंदे से राब्ता करके हल लेना है कि आपका जानवर जो है वो महफूज रहे जब तक आपकी कुर्बानी नहीं हो जाती, और उसकी खिदमत भी ऑब्वियसली है ना वो मेरे ख्याल से हमने निकाल लिया है। हाँ, हमारे साथ एक वेटरनरी डॉक्टर मौजूद हैं और उनसे हम लोग जानते हैं इन्हीं तमाम इश्यूज़ और इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर नसर अकील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुझे ये बताएं कि अभी ईद का सिलसिला शुरू है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने जहन में रखनी है मंडियों में जाते वक्त वो क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी एहतियाती तदाबीर कैसे करनी है कि हम जब भी जाएं हम मास्क पहन कर जाएं, ऐसे जूते पहने जिनको हम घर के अंदर ना लेकर जाएं, और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि बच्चों की बड़ी एसोसिएशन होती है जानवरों के साथ, कुर्बानी के जानवरों का, तो वो बहुत हाथ लगाते हैं। हाँ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चे भी एक्वायर कर सकते हैं काफ़ी ईजिली, तो हमने फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट का भी ख्याल रखना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप उसको हाथ लगा रहे हैं, यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, फिर हाथ लगा रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हर जानवर को हाथ लगाना भी सेफ़ है? सेफ़ नहीं है इस तरह, क्योंकि देखें इंसान तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हैवानात में तो वो नहीं है कि वो अपने आप को साफ़ रख सकेंगे ऐसा कुछ, तो ऑब्वियसली उसके हैज़र्ड्स तो हैं ही, तो इसलिए मिनिमम फिज़िकल कांटेक्ट रखना चाहिए ताकि आप भी सेफ़ रहें और बच्चे, स्पेशली बच्चे सेफ़ रहें, बिकॉज उनमें उस तरीके से पर्सनल हाइजीन का नहीं होता। उनको तो जानवर से प्यार होता है, तो वो तो ऑब्वियसली हाथ लगाएंगी, वो नहीं धोएंगे, उनको तो अपने जानवर से प्यार होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने खुद पर्सनली ख्याल रखना। लेकिन नस्सा, जो हम यूजुअली मंडियों में जाते हैं तो वहाँ बार बार हाथ धोना भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि यूजुअली लोग जानवर को हाथ लगा के ही चेक करते हैं कि कितना सेहतमंद है, या बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी इसी तरीके से चेक हो सकते हैं। इनको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, हर जानवर को हाथ लगाना आपके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा जानवर जिसकी स्किन पे कोई बीमारी है या कुछ भी, हमें नहीं पता मंडी में जहाँ से वो आ रहा है, जिस फार्म से वो आ रहा है उधर क्या हालात हैं, हमें तो बस मंडी में एक उसका दिख रहा है, तो इसलिए हर जानवर को हाथ लगाना खतरनाक नहीं है, ऑब्वियसली आपके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन फ़िज़िकली विजुअली आप बहुत अच्छा एग्जामिनेशन कर सकते हैं जानवर को, हाथ लगाने पर आप बाद में ही जाएं तो बेहतर है। आजकल आपको सुनने में आ रही है कोई डिजीज़ चल रही हो मंडियों में जिससे कोई? लास्ट ईयर ही पाकिस्तान में फार्म्स पे, डेयरी फार्म मतलब वो जानवर जिनसे हम दूध लेते हैं, उनमें ही LSD का ब्रेकडाउन हुआ था। बाकी काफ़ी डिजीज़ हैं जो आउटब्रेक जिनका रहता है जून जुलाई में, जैसे PPR बहुत कॉमन है, FMD बहुत कॉमन है। और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा? इंडिकेशंस मैं आपको जर्नल से बता देती हूँ। नॉन टेक्निकल बंदा कैसे जज करे कि जब वो जानवर लेने जा रहा है तो वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले आपने फिजिकली जानवर को देख लेना है, नाक से तो नहीं कोई पानी आ रहा, आँखों से तो नहीं कोई पानी आ रहा, जानवर ने अपनी आंखें तो नहीं नीचे झुकाई हुई, डिप्रेस तो नहीं है। आप उसको चारा देते हैं तो उस पर रिएक्ट करता है, आप उसको आवाज़ देते हैं तो उस पर रिएक्ट करता है। इसके अलावा LSD में जैसे आपने देखा कि स्किन पे कैसे दाने नुमाया थे, तो और भी ऐसी बहुत बीमारियां हैं जैसे PPR हो गया, FMD हो गया, जो पाकिस्तान में प्रिवेलेंट है, इसमें भी स्किन पे काफ़ी दाने होते हैं। तो अब उस तरीके से भी स्किन को भी देख के या ज़ुबान को देख के, ये उनके छाले या कोई भी लीजन्स देख के बता सकते हैं कि जानवर बीमार है। ठीक हो गया। और जब आप घर ले आते हैं जानवर को, फिर ये प्रोसेस होता है कि वो कुछ लोग तो आखिरी 2-3 दिनों में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अभी से ले आए हैं और अगले 7-8 दिन उनके साथ उनके बच्चे भी खेलते रहेंगे, सब कुछ जो है ना वो बड़ा प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला होता है। हमारे दीन में भी जिस तरीके से है कि उनसे शफ़क़त और मोहब्बत करनी चाहिए, तो अब उनकी खिदमत में और उनकी जो है ना वो लुक आफ्टर करना है, तो सबसे पहले आती है मामला खुराक। अक्सर जानवर क्योंकि वो रिवर से आए होते हैं और वो अकेले होकर डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस मौके पे आपने जानवर को किस चीज़ से जो है ना वो बहलाना है, क्या चीज़ उसको देनी है खाने के लिए? बेसिकली एक और मैं इस पे बहुत ज़्यादा पॉइंट रेस करूँगी, क्योंकि बच्चों की या हमारी एसोसिएशन होती है जानवर से, जो हम कुर्बानी के लिए लाते हैं, तो हम या बच्चे उसको कुछ भी दे देते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, रोटियां दे देते हैं, और हमारा ये भी होता है कि हम चाहते हैं हमारा जानवर हर वक्त खाता रहे। तो इससे भी आपने अवॉइड करना है। ओवर फीडिंग से ब्लॉट हो जाता है जानवरों में, जिससे इवन एक्सपायर भी कर सकता है वो, तो उसको उतना खाने दें जितना वो खाना चाहता है। और ह्यूमन साइड की चीज़ें तो बिल्कुल भी ना इनको दें, क्योंकि इनका स्टमक और हमारा स्टमक बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमारी जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत कॉमनली 7 अप पिला देते हैं या कुछ दूध दे दिया, ये ज़बरदस्ती, इससे नमूनिया भी हो जाता है अगर लंग्स में कोई लिक्विड चला जाए। तो इसको वाइड ही करें जितना जानवर खुद खा रहा है, शौक से खा रहा है। सब्ज़ी के छिलके आप दे सकते हैं, लेकिन जो चारा है वही बेस्ट है, उसी पे रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो अपने फार्म पर भी चारा ही खाकर आता है। आप अचानक उसकी फीड चेंज करेंगे, चने भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, वंडा दे सकते हैं,
चोकर दे सकते हैं, लेकिन अगेन ओवर फीडिंग ना करें। ये सारी चीज़ें आपने नहीं देनी, इनमें से कोई एक चीज़ आप चूज़ कर लें और जब तक जानवर आपके पास है ईद उल अज़हा तक, तब तक आप उनमें से कोई एक चीज़ उसको दें। डिफरेंट चीज़ें नहीं ट्राई कर सकते कि जो भी अवेलेबल है, कभी हमने चारा दे दिया, कभी हमने उसको बाकी चीज़ें दे दी, ये नहीं कर सकते? डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चारा इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो अच्छा होगा कि आप यही, क्योंकि हमें अगेन बता रही हूँ, हमें नहीं पता फार्म पे वो क्या खाता रहा, उसकी फीडिंग रिजीम क्या थी, तो क्या पता वो जानवर को भंडारा देते हैं। एक टिप भी है कि जिससे आप जानवर खरीद रहे हैं उससे लाजमी जो है वो पूछेंगे ज़्यादा खाता क्या है। और ये एक और कोशिश ये भी होती है लोगों की, कोई जानने वाले से ही अगर कोई जानवर मिल जाए, किसी का कोई जानने वाला आगे होती है, चेन चलती है इस तरह ईद के सिलसिले में, तो आपको अगर मिल जाए। अच्छा, अब जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपको सुनने में आती हैं या आपके पास कोई केसेस या आप जो वाक़यात सुनती हैं ईद के दिनों में कि जानवर को ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या? सबसे कॉमन तो यही मसला है कि उसको कोई ऐसी चीज़ दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक दे दिया, दूध दे दिया, या उसको ज़बरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की। कोल्ड ड्रिंक तो वो पी लेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद उसको एसिडियोसिस एक बहुत बड़ा मसला है जानवरों में, लार्ज एनिमल्स में, र्यूमिनेंट्स में जिनको हम कहते हैं, एसिडियोसिस हो जाता है उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी स्टमक तो बनी ही चारे के लिए, तो जब आप उनको 7 अप वगैरह ये सारी चीज़ें देंगे तो एसिडियोसिस बहुत कॉमन है, ब्लॉट बहुत कॉमन है। एक और चीज़ ब्लॉटिंग में करते क्या हैं जानवर, हमें नहीं पता ना, ये जो आप ब्लॉट में होता ये है कि अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो अफारा हो जाता है पेट का, तो उसमें ये होता है कि आपको फ़ौरन वेटनरी केयर देनी चाहिए जानवर को, फ़ौरन वेटनरी पता कैसे चलेगा हमें? पेट उसका फूल जाएगा, सबसे यूजुअली देखें जब पेट फूलेगा हम खुश होंगे कि ये तो हमारा जानवर खा के तगड़ा हो गया। और एक और बहुत कॉमन साइन है जुगाली, जिसको हम रीजर्वेशन कहते हैं, कि जानवर में अल्लाह ने सलाहियत दी कि वो जुगाली करता है, वो जुगाली करना छोड़ देगा जब उसका गट अपसेट होगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली बहुत ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज आया है, अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स, तो आप लोग हीट स्ट्रोक का भी ख़ास ख्याल रखें अपने जानवरों में। अगर हम उन्हें घर से बाहर या अपने लॉन में भी बांधते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए पानी हर वक्त हो, शेल्टर हो, और पानी में आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वो नमक का बॉडी टेम्परेचर बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और एटलीस्ट उनके ऊपर कोई शेल्टर ज़रूर हो, वरना हीट स्ट्रोक के भी इनमें अलामात आ जाती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब हो गया हमारा जानवर ज़िबा, ठीक है। अच्छा, ज़िबा करने के बाद अब जो गोश्त बन रहा है, तो उस गोश्त को बनाने में क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या वो हाइजीन तो हर कोई कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रखे, लेकिन उसके बाद स्टोरिंग का प्रॉब्लम, तो ये सब उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए हमें? सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन कल्चर है कि हम गोश्त फ़ौरन ही खा लेते हैं, उसी दिन हम कहते हैं कि हमने नाश्ता ही इससे करना है। हाँ, कलेजी सबसे पहले आती है। अगर थ्योरेटिकली इसको देखा जाए या जो हमें नॉलेज है उसके मुताबिक गोश्त को थोड़ा टाइम देना चाहिए मीट को, ताकि वो टेंडर हो जाए। टेंडर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर वो अच्छे से गलेगी नहीं, कुक नहीं होगी, पैलेटेबल नहीं होगी, तो थोड़ा सा वक्त आपने गोश्त को ज़रूर देना है। जहाँ तक बात आती है स्टोरिंग की, तो आइडियली इवन हमारा दीन भी और आइडियली यही होता है कि आपने 3 दिन से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं करना, आपने गरीबों में दे देना है, अपने अपने रिश्तेदारों को 3 दिन से ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल महीनों महीनों तो रखते हैं, आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज उसके साथ वक्त के साथ साथ उसकी ग़ज़ा बहुत कम हो जाएगी और उसके नुकसानात ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप देखेंगे आप महीने बाद कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो उससे ज़रूर आपका पेट ख़राब होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़रूर शुरू होगी। जितनी जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए उतनी जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आने के लिए, आपका बहुत अच्छा लगा बात करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। सफरनामे में आप हमारे साथ महवे नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरात पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं।
तरफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुशान गियर। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। अवगान कदर मनो पिशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदेद वायु। यूजुअली हम बात करते हैं जब नौजवानों की बात आती है तो हम कहते हैं बड़े गुस्सीले हैं, बड़े जोश और जज्बे से करते हैं ये चीज़, और अक्सर जो है हम कहते हैं कि अनकंट्रोलेबल भी हैं। अब वो कहते हैं ना कि बेटा जवान हो गया तो अब तो इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है, इससे बात मनवाना बड़ा मुश्किल है, और ये यूजुअली जो है वो हमारी फैमिलीज में होता देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन मसाइल का हल क्या किया जाए और किस तरीके से इनको काउंसिल किया जाए, घरों पे किस तरह से काउंसिल किया जाए, इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से काउंसिल किया जाए, जैसे वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनमें किस तरह से काउंसिल किया जाए, और फिर इसको आपने लाइटर एस्पेक्ट में बात की, लेकिन इसका थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग पहलू ये भी देखा जाए तो हमारे ये एक्सट्रीम माइंडसेट जब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एंटर होते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी मुख्तलिफ काउंसिल्स बनी हुई हैं वहाँ पर भी ये लोग जाते हैं, इन्हें सीखने का मौका तो मिलता है, लेकिन जो वो एक्सट्रीम माइंडसेट होते हैं उसकी वजह से पूरी वो काउंसिल जो है ना वो भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, और फिर यही जब इनको सही गाइडेंस नहीं मिलती या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से ये यंग माइंडसेट शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाते हैं। हेल्दी एंड फ्रेश माइंड्स हैं तो ये अगर बेहतर तरीके से जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाए या इनको बेहतर एक्टिविटीज़ पे लगाया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी सीनियर एजुकेशनिस्ट और इस वक्त प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी? जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हमारी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कितनी ज़रूरत है हमारे बच्चों की लाइट स्किल्स पे काम करने की और उनको इंसानियत और मोहब्बत की तरफ लेकर आने की और उनके अंदर टॉलरेंस का मादा पैदा करने की? देखिए, बेतहाशा ज़रूरत है। अगर आपको माशरे में तवाज़ुन चाहिए, अगर आपको माशरे में एक माशरती इस्तेकाम चाहिए और इखलाकी इक़दार वाला माशरा चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को ना सिर्फ कि यूनिवर्सिटी लेवल पे तरबियत की ज़रूरत है, बल्कि आपको उधर से स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि स्कूल का दर्जा है। एग्जैक्टली, ये एक बुनियादी मसला है और हमें इसका दायरा कार जो है तज्जिए का थोड़ा सा वसी करना चाहिए। प्लीज़, हमें फैमिली के इंस्टीट्यूशन को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें माशरे को बिलखुसूस एज एन इंस्टीट्यूशन शामिल करना चाहिए कि हमने किस तरह का माशरा जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जन्म दिया। तो ये एक बुनियादी खदोखाल हैं जिसके गिर्द ये तज़िये को घूमना चाहिए। बिल्कुल, ये ट्रायंगल है ना कि एक ट्रायंगल के एक कोने पे जो है वो नौजवान है, एक साइड पे फैमिली है और एक साइड पे जो आपका इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा सर, तो अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो क्या हुआ हमारे जो इस माशरे के साथ जिसकी वजह से हमारा नौजवान इतना इंटॉलरेंस का शिकार हो गया कि उसको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। इवन हम पिछले दौर में देखें तो मजाक बहुत हुआ करता था एक दूसरे के साथ, लेकिन आज तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखो, इसका एक तारीख़ी पहलू है जैसे तुमने बताया, और वो तारीख़ी पहलू जो है वो 70 और 80 और 90 की दिहाई के बाद बाकायदा इसके अंदर इन्हतात आया है इमोशनल इंटेलिजेंस की सतह पे और जज्बात के इजहार की सतह पे। अब आप ये देखो, ज़बान जो है, गुफ्तार, एक्सप्रेशन जो है वो बाकायदा मुग़लज़ात का शिकार होती जा रही है। हाँ, ये एक बुनियादी जो आपको आपके कोता अंदेशी को और आपकी एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। जब आपकी ज़बान मुग़लज़ात का शिकार हो जाए तो इसका मतलब है आपके पास इजहार के लिए अल्फाज नहीं है। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़बान से भी वो एक अखलाकी इक़दार को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जो खो बैठे हैं। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या रही? इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे इदारे, तालीमी इदारे, बिलखुसूस हमारे उस्ताद, बिलखुसूस हमारी किताबें, बिलखुसूस उनको बच्चों को इंगेज करने के तरीके बदल गए। अब आप ये देखिए कि बच्चे जोश होना चाहिए उनके अंदर। आई वैल्यू दैट जोश,
ये जो लोग कहते हैं बच्चों में बहुत जोश है, लेकिन तो आई direction भी कंसीडर दिस एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द यूथ कि भाई आपके अंदर जोश है, आपके अंदर एनर्जी है, तो अब आपको सिम्त का तयन करना है। सिम्त तयन करता है निसाब, सिम्त तयन का, और वो निसाब कनेक्टेड होना चाहिए आपकी इखलाकी और कौमी इक़दार और रवैयों के साथ। बिल्कुल ये एक बुनियादी मामलात हैं। हमारे उस्ताद देख लो तुम, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत सिंसियर उस्ताद हैं। हमारे ज़माने के उस्ताद कुछ और होते थे, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी उस्ताद चेंज होते चले गए। उनको अपनी माशी ज़रूरियात जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगी, और जो है भी, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कनेक्शन जो माशरती इक़दार के साथ था वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया। फिर इंगेजमेंट ख़त्म हो गई बच्चों के साथ। हमारे ज़माने के जो उस्ताद थे और अभी जो उस्ताद हैं उनमें स्टूडेंट टीचर इंगेजमेंट बिल्कुल सर काफ़ी हद तक सर ये भी कन्फ्यूजन है ना। अब या तो हम लोग देखते थे कि बिल्कुल नहीं होती थी, वो दूर से टीचर को देख के भागने वाला मामला था, या अब हम देखते हैं कि फ्रैंकनेस इतनी ज्यादा है कि वो भी कोई इज्जत का मामला भी नजर नहीं आता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तकदीस का जो मामला था, एक दूसरे के अंदर जो एहतराम का मामला था, वो इरोड हो गया। वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो कुछ भी करो, एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, डायलॉग में आना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में और अब के ज़माने में एक बुनियादी फ़र्क है कि हमारा उस्ताद जो था वो एक तरबियत का सिंबल था, इन एडिशन टू वट एवर ही इज़ टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी। तो एक बुनियादी बात ये थी। अब हमारा जो उस्ताद है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट तो करता है, लेकिन कनेक्ट करता है उसकी यूथफुल एक्टिविटीज़ के साथ, वो उसको मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस सतह पे निसाब जो है, वो निसाब भी जो हमारा है, जिसके बुनियादी कनेक्शन का या कम्युनिकेशन का वो ज़रिया है उस्ताद और बच्चे के दरमियान, हमारे ज़माने में और अब के ज़माने में एक बुनियादी फ़र्क है कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया की हद तक महदूद होकर रह गई। क्या बात है। अच्छा, ये एक बहुत बुनियादी मसला है कि निसाब जो होता था, एक निसाब ये है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है करिकुलम की फॉर्म में, एक निसाब होता है जो कि मख्फी होता है, यानी इनटेंजिबल निसाब। वो जो इनटेंजिबल करिकुलम है वो होता था रोल मॉडल के तौर पे, वो होता था जब उस्ताद और हम लोग बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते थे। हमारे इख्तलाफात भी होते थे टीचर्स के साथ, डिबेट भी होती थी जनाब। और आप ये देखिए कि हमारे ज़माने के अंदर और अब के ज़माने के अंदर भी एक्सप्रेशन की मोड्स भी चेंज हुए। बिल्कुल। अच्छा, एक्सप्रेशन पहले जो था, बच्चा कर रहा है जनाब अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कैसे बुरे कार ला रहा है, और अब कैसे ला रहे हैं। हमने बच्चे की तख्लीक को इनफरादी सतह पे छोड़ दिया, हमने बच्चे की तख्लीकी रवैये को इज्तिमाई सतह पे कहीं खो दिया। देखो, मेरा तख्लीकी रवैया अगर इनफरादी सतह तक महदूद रह जाएगा तो एक सोसाइटी के अंदर पैरानॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर जन्म लेगा जो डिसएंगेज करेगा। सही बात है। तो ये एक बुनियादी कम्युनिकेशन रेस पैदा हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे क्या एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी, अगर उस्ताद डांट भी देता था, कुछ कह भी देता था, तो हम चुप कर जाते थे। और कभी पेरेंट्स ने हमें इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं किया कि आप आगे से जवाब दें या बदतमीज़ी करें। अब यूजुअली इंस्टीट्यूट्स में ये देखा जाता है कि अगर बच्चे को कुछ कह दिया जाए, उस्ताद कुछ कह देता है, अगले दिन माँ बाप फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि जी आपने हमारे बच्चे को ये कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एजुकेशनल सिस्टम भी क्या उस चीज़ को जो है वो ना रोकने में हेल्प आउट कर रहा है? देखो, ये पेरेंटिंग का मामला है, इसका एजुकेशनल सिस्टम से इस तरह से ताल्लुक़ नहीं है कि हमारे ज़माने की माएँ और अब के ज़माने की माएँ, इनमें दो बुनियादी फ़र्क है। हमारे ज़माने की माएँ जो थी, उनका फुल टाइम काम यह था कि बच्चों की तरबियत करनी है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तरबियत ना करें, लेकिन हमारी कुछ माशी ज़रूरतें ऐसी फैल गई कि हमारी माएँ और बाप अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट हो गए। सिर्फ उस्ताद डिस्कनेक्टेड नहीं है, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है। यानी उनका माँ बाप का काम ये हो गया है कि बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी की जाए, बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव से फैसिलिटेट कैसे किया जाए। लेकिन मारूजी सतह पर हमें ये बात तय करने की ज़रूरत है कि बच्चों की ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव्स रिलेट होते हैं उनके करियर पाथ के साथ या नहीं, क्या वो कहीं डेविएटेड तो नहीं है। और जहाँ डेविएशन आती थी तो हमारे माँ बाप, और अभी भी मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा पेरेंट अच्छे होते हैं, दे डू टॉक विद देयर चिल्ड्रन, वो बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे इदारे जामियात में कायम किए जा चुके हैं जिसको कहते हैं रेजिडेंट साइकोलॉजिस्ट के इदारे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जिसकी निशानदेही तुम दोनों ने पहले कही कि ये तिकोन है, इस तिकोन को ही एक साथ काम करने की ज़रूरत है, जो समहाउ ये तिकोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक साथ काम करना जिसने ख़त्म कर दिया है। और इसकी बुनियादी वजह जो है
वो माशी ज़रूरियात हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी माशरती इक़दार को थोड़े बहुत कम करते चले जा रहे हैं। सर आप ये बताएं मुझे कि ये जो सक्सेस की एक डेफिनेशन है, ये हर किसी के लिए हमने ये जो एक क्राइटेरिया जो कहा जाता है कि हर किसी के लिए सक्सेस मुख्तलिफ है, इस पे आप इसको इंडोर्स करते हैं या आप ये कहते हैं कि सक्सेस हमारे लिए माशरे के तौर पर एक डेफिनेशन होनी चाहिए? देखो, सक्सेस जो है ना, कामयाबी का ताल्लुक किसी मटीरियल गेन से नहीं है। एग्जैक्टली कामयाबी का ताल्लुक इत्मीनान से, कामयाबी का ताल्लुक इत्मीनान से, कामयाबी का ताल्लुक सुकून से है, कामयाबी का ताल्लुक उस रब्त से है जो रब्त आपस में आप एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। हम लोग कितने मुतमईन हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, और हम लोग कितने, और यही हमारी कामयाबी है कि हम लोग 2 मिनट में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी डेवलप कर ली। ये इतना इत्मीनान है मेरे लिए कि मैं जब जाऊँगा तो मैं बताऊंगा कि 2 नौजवान लोग इतनी जल्दी कनेक्ट हो गए। तो ये जो एंगेजमेंट है, ये जो इत्मीनान है, ये भी एक कामयाबी का एक कुंजी है। तो मतलब आपके इस पॉइंट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हमें साइंस जो है ना वो इंडिकेट करना समझना चाहिए, ठीक है, और हमें कामयाबी फिर तलाश इन चीज़ों में करनी चाहिए, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे मटीरियलिस्टिक अप्रोच से। बिल्कुल सही। लेकिन सर जब हम एट लार्ज देखते हैं तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच, अब देखें आपके सोशल मीडिया, अगेन फिर वही बात आ जाती है, सोशल मीडिया पे जब हम पहुंचेंगे हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आती हैं, वो बैठ के हमें ये बता रहे होते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस में आओ, इस चीज़ में आओ, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर करके सबको रेस कामयाबी की एक यही है कि एट द एंड पैसा आपके पास ज़्यादा हो। बहुत सही बात है। देखो, पैसा कमाना या पैसे का होना बुरी बात नहीं है, सही बात है। असल मामला जब आता है जब आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करती है कि आपको कैसे करना है, और फिर मसावी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे हो रही है और किस तरह का निज़ाम आपने बनाया है। उस निज़ाम के पीछे कौमी जो है वो इक़दार होती है, कौमी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। जहाँ तक रहा इस बात का सवाल जो भी हम लोग पहले कर रहे थे कि क्या हमारे लोग तालीमी इदारे इसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी निशानदेही अभी आपने भी की, वो ये कि सोशल मीडिया एक जगह मौजूद है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सजेशंस दिए जा रहे हैं कि भाई हर किस्म की सोशल मीडिया को आप एज ए मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन को मुतय्यन करने के लिए। देखिए, वो एक बाकायदा हकीकत है, इस हकीकत से अब आप नज़र नहीं फेर सकते। सही बात है। तो अब आप उस हकीकत के लिए कंटेंट डेवलप कराएं। अभी आप देखिए जामियात की सतह पे कुछ 19,60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3.2% पार्टिसिपेशन रेट है या 3.8% पार्टिसिपेशन रेट है, और आपके जितने नौजवान, इसका मतलब ये है कि कोई 60-70% नौजवान आपके जामियात में नहीं पढ़ रहे। तो जो जामियात में नहीं पढ़ रहे उनसे कनेक्ट करने का वसीला बनाया जा सकता है सोशल मीडिया को। देखिए, हम लोग उन रवैयों की बात तो कर रहे हैं जो जामियात के बच्चों के रवैयात हैं, हम उन रवैयों की बात नहीं कर रहे कि जो जामियात के बाहर बच्चे मौजूद हैं। आज पाकिस्तान सैर फहरिस्त है, कोई 40% से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये सोशल मीडिया के अंदर अगर हम लोग एक ऐसा इखलाकी तालीमी कंटेंट डेवलप कर सकें, हमारे पास जामियात मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर हम इन इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को बुरवेकार लाते हुए कंटेंट डेवलप करवा लें तमाम जामियात के साथ मिलकर, स्कूलों के साथ मिलकर, और उन कंटेंट के थ्रू उसको इंगेज करें बच्चों को, तो मेरे ख्याल में काफ़ी मसाइल हल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में अब काउंसलिंग के लिए भी डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं या इस तरह से कोई ऑफिस बन चुके हैं जो कि बच्चों को काउंसल करते हैं। क्या इसी तरह उस्ताद के लिए भी कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए या होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ जो उनको भी गाइड करें। बिल्कुल बेटा, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, उस्तादों के लिए भी होनी चाहिए, माँ बाप के लिए भी होनी चाहिए, और सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं होनी चाहिए, उस्तादों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर उस माशरे के इदारे के लिए होनी चाहिए, ख्वाह वो सियासी इदारा हो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। यानी एक उस्ताद के लिए तो चलो भाई एक मौजूद है कि भाई आपने PhD किया, फलाना किया, आपके एक टीचिंग लाइसेंस हो, फलाना हो। पेरेंटिंग भी जो है ना एक बाकायदा प्रोफेशनलिज्म है, और उसके अंदर भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब पेरेंटिंग के कंटेंट जामियात बजाते खुद मिलकर कंटेंट डेवलप करके डाले जा सकते हैं उसके अंदर, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जा सकता है माओ को, और उन माओ को जो कि वर्किंग मदर्स हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप 12 घंटे के 12 घंटे अपने बच्चों को दें, आपके 12 मिनट तवज्जो के बजाते खुद उसको इंगेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, 12 सेकंड की एक प्यार भरी नज़र बच्चे को आपको इंगेज करा लेती है। आप ये देखिए ना, अभी छोटे से बच्चों के पास जब आप जाते हैं 3-4 साल बाद,
तो आप जिस तरह से उसको हक करते हैं, जिस तरह से उसको एंगेज करते हैं, वो आपकी तरफ माइल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कंटेंट को आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके भी। एंड आई एम श्योर कि आपके इंस्टीट्यूट इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर भी रहा होगा, और आपने जो सोशल मीडिया की एग्जाम्पल दी वो भी इसको ज़रूर जो है वो देखना चाहिए। एक लास्ट में बात सिर्फ ये करना चाहूँगा कि हमें अपनी कैपेसिटी में जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम मेजरेबल शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए गोल्स रखें, और उन गोल्स को अचीव जब कर लें तो हम आहिस्ता आहिस्ता वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उस तक जाते जाएंगे। और प्लानिंग हमारी वही बात है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं होनी चाहिए। आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए कि आपसे कोई मुतासिर होकर कोई अच्छा काम करे, और जब आपकी पूरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने आपको 30 साल की उम्र भी दी है, उससे मुतासिर हो कि एक शख्स अच्छा काम करेगा तो उससे आगे दूसरा, फिर एक और शख्स अटैच होगा, और ये करते हुए चेन चलती है। और ये आंखों देखा आपके सामने हुआ भी होगा, अगर नहीं हुआ तो अल्लाह आपको जल्दी चीज़ें दिखाए भी, ताकि इन चीज़ों पे आपका बिलीफ भी हो। मुझे, रोशना को और सुपर पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।